नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल हिंदी साहित्य अड्डा पर। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आज हम पढ़ रहे हैं कफन कहानी का सारांश। कफन कहानी के रचनाकार कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद हैं। यह कहानी मानव समाज में व्याप्त गरीबी, सामाजिक असमानता और मानवीय मूल्यों के पतन को बड़ी मार्मिकता से उजागर करती है। कहानी में लेखक ने दिखाया है कि कैसे गरीबी इंसान को पत्थर दिल बना देती है। घीसू और माधव अपनी भूख तथा इच्छाओं के इतने गुलाम बन चुके हैं कि वे अपनी पत्नी और बहू की मृत्यु पर भी शोक नहीं करते। गरीबी और बेरोजगारी ने उनके अंदर से सारी संवेदनाओं को खत्म कर दिया है। कहानी के आरंभ में ही हृदय विदारक दृश्य की योजना कर प्रेमचंद मानव पाठक से संवेदनशील ढंग से विचार क्षेत्र में उतरने की मांग करते हैं। जाड़ों की रात की घनघोर निस्तब्धता व अकेले अपने झोपड़े में प्रसव वेदना से छटपटाती बुधिया के समानांतर उसके घर के दोनों पुरुष सदस्य पति एवं ससुर उसके कष्ट से बेपरवाह झोपड़ी के द्वार पर अलाव के सामने बैठे थे और खेत में से खोदकर लाए हुए आलू भूनकर खा रहे थे। घीसू माधव से कहता है कि वह अंदर जाकर उसकी हालत देख आए। माधव चिढ़कर कहता है, मरना ही है तो जल्दी मर ही क्यों नहीं जाती, देखकर क्या करूं। इतना कहने के पश्चात वह घीसू से कहता है कि तुम ही जाकर क्यों नहीं देख आते। घीसू ससुर होने के नाते बहू के पास जाने में मर्यादा की बात समझाता है और कहता है कि उसे अपने शरीर के कपड़ों की भी सुध नहीं होगी, मुझे देखकर हाथ पांव भी न पटक सकेगी। घीसू और माधव दोनों ही गांव के सबसे निकम्मे और कामचोर व्यक्ति माने जाते हैं। दोनों को काम करने की आदत नहीं है। घीसू पहले थोड़ा बहुत खेती का काम करता था, लेकिन अब वह भी बिल्कुल आलसी हो चुका है। एक दिन काम करता था तो 2-3 दिन आराम करने की सोचता। वहीं माधव भी अपने पिता की तरह लापरवाह और आलसी है। उसको आधे घंटे काम करने के पश्चात करीब 1 घंटा चिलम पीने के लिए चाहिए। इनके आलसीपन और निकम्मेपन का यह आलम है कि जब घर में खाने के लिए कुछ नहीं होता तो ये लोग गांव में भीख मांग कर या किसी के घर थोड़ा बहुत काम करके गुजारा करते हैं। जब तक पैसे रहते तब तक कोई चिंता नहीं रहती। दिन इतने थे कि वसूली की आशा न होने पर भी लोग कुछ न कुछ उधार दे दिया करते थे। जब माधव की स्त्री यहाँ आई थी, इस खानदान की व्यवस्था कुछ ठीक हुई थी। वह पिसाई कर और घास छील कर एक सेर आटे का प्रबंध कर लेती और इन निकम्मों का पेट भरती। घीसू और माधव अकड़ने लगे थे। जब कोई काम पर बुलाता वे दुगुनी मजदूरी मांगते थे। आज वही औरत प्रसव वेदना से मर रही थी और वे दोनों उसके जल्दी से मर जाने के इंतजार में थे। जब पत्नी की हालत बहुत खराब हो जाती है तो माधव उसके पास जाकर देखता है और घीसू से कहता है कि उसकी हालत बहुत बुरी है, कुछ करना चाहिए। लेकिन दोनों फिर आलस्य में डूब जाते हैं और उसकी मदद करने की बजाय सो जाते हैं। अगले दिन सुबह माधव जब कोठरी में गया तो उसने अपनी पत्नी बुधिया को मरा पाया। माधव भागा हुआ घीसू के पास आया। दोनों हाय हाय करते हुए अपनी छाती पीटने लगे और पड़ोसी आकर मर्यादा के अनुसार उनको समझाने लगे। अब समस्या यह होती है कि पत्नी का अंतिम संस्कार कैसे किया जाए, क्योंकि उनके पास इतना भी पैसा नहीं है कि कफन खरीद सके। दोनों गांव के जमींदार और अन्य लोगों से मदद मांगने का फैसला करते हैं। ऐसे में लाश के क्रियाकर्म तथा कफन के प्रबंध के लिए दोनों बाप बेटे गांव के जमींदार के पास पहुंचे।
वह इनकी सूरत से नफरत करता था, परंतु इस पवित्र काम का उद्देश्य समझते हुए उसने 2 रुपए निकाल कर फेंक दिए। गांव के बनिए एवं महाजन से भी कुछ प्राप्ति हो गई। धीरे धीरे 5 रुपए की अच्छी रकम उनके पास जमा हो गई। कहीं से अनाज, कहीं से लकड़ियां भी मिली। इस प्रकार गांव के लोग उनकी स्थिति पर तरस खाकर कुछ पैसे इकट्ठा कर देते हैं ताकि वे कफन खरीद सके और मृत शरीर का अंतिम संस्कार कर सके। किंतु जब उनके पास पैसे आ जाते हैं तो वे सोचते हैं कि क्यों न इन पैसों से पेट भर लिया जाए। दोनों किसी दैवी प्रेरणा से मधुशाला में जा पहुँचे। घीसू ने शराब की एक बोतल ली, कुछ चिरोना और तली हुई मछलियाँ भी आई। पीने के पश्चात घीसू ने कहा, कफन लगाने से क्या मिलता, आखिर कफन जल ही जाता, कुछ बहू के साथ तो न जाता। इस प्रकार उन्हें बुधिया के शव के अंतिम संस्कार की भी चिंता नहीं रहती और वे लोगों को जवाब देने के लिए भी सोच लेते हैं कि कह देंगे कि रुपये कमर से खिसक गए, वही लोग फिर रुपया देंगे। और पूरी बोतल समाप्त करके बाप बेटे दोनों नशे में डूब गए। दोनों खड़े होकर गाना गाने लगे, ठगनी क्यों नैना चमकावे, अन्य पियक्कड़ों की आंखें इन्हीं की ओर लगी हुई थी। दोनों उछल कूद कर नाच गा रहे थे। अंत में नशे में बेहोश होकर वहीं गिर पड़े। इस प्रकार कहानी के अंत में घीसू और माधव दोनों खूब खाते पीते हैं और शराब के नशे में डूबकर अपने दुखों को भूलने की कोशिश करते हैं। इस दौरान वे यह भी भूल जाते हैं कि घर में एक मृत शरीर पड़ा हुआ है। दोनों अपनी भूख और लालच के आगे पूरी तरह से हार चुके होते हैं और नैतिकता तथा इंसानियत के सारे बंधन टूट जाते हैं। अंततः कफन एक चरित्र तथा वातावरण प्रधान कहानी है जिसमें सामाजिक चेतना को जगाने का प्रयत्न किया गया है। यह कहानी अपने गहन अर्थों में बुधिया के कफन की कहानी नहीं, मानवीयता और नैतिक बोध के कफन की कहानी है। उस हताशा की कहानी है जो मनुष्य को अस्तित्व के आदिम स्तर पर ले जाती है और हर अच्छे बुरे का लोप हो जाता है। बुझे हुए अलाव की तरह मरती हुई बुधिया और कफन बेचकर शराब पीते पिता पुत्र की पृष्ठभूमि में वह समाज व्यवस्था है जो इस सब के लिए उत्तरदायी है। प्रेमचंद ने प्रस्तुत कहानी बड़े संयम, सहानुभूति और सूक्ष्मता से लिखी है। जीवन एवं समाज की विद्रूपताओं और असंगतियों का चित्रण करते हुए उन्होंने व्यंग्यात्मक आघात भी निष्ठुरता से किया है। इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद यह संदेश देते हैं कि समाज की आर्थिक असमानता और अभाव इंसान को नैतिकता और इंसानियत से दूर कर सकते हैं। यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वाकई गरीबी इतनी भयानक हो सकती है कि इंसान अपनी भावनाओं और कर्तव्यों को भी भूल जाए। वीडियो को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।